स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम साइंस के चैप्टर नंबर 8 मोशन के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए और सैम्पल पेपर्स के लिए अलग प्लेलिस्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने जहां तक कवर कर लिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह का बनेगा। नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब है कि ग्राफ किस तरह का बनेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो किस तरह का होता है। चलो आंसर पे आते हैं। पहले यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है ना, तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन होगा। अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस का मतलब है कि ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी ना ग्राफ की, वो टाइम एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही होगी। और ये एंगल जितना ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट उतनी ज्यादा स्पीड पर मूव कर रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जितना ज्यादा स्टीप होता है, ये वाला एंगल जितना ज्यादा होता है, ऑब्जेक्ट उतनी ज्यादा स्पीड पर मूव कर रहा होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है मोशन एट कांस्टेंट स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो इसका मतलब है कि वो कांस्टेंट स्पीड पर मूव कर रहा है। और उस सिचुएशन के अंदर उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि टाइम एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही होगी। अब सेकंड पार्ट में था फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पर मूव नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड्स पर अलग अलग टाइम पर मूव कर रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब भी होता है ना, तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब आप कैसा भी ग्राफ बना सकते हो, बस आपने एकदम स्ट्रेट नहीं बनाना। तो ग्राफ आप ऐसा भी बना सकते हो। ये देखो हमने कर्व्ड लाइन बनाई है, स्ट्रेट नहीं है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म नहीं बल्कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। आप ग्राफ ऐसा भी बना सकते हो, इसमें भी हमने कर्व्ड लाइन बनाई है। अब ग्राफ इस तरह का भी बना सकते हो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। इन्फिनाइट अलग अलग तरीके से आप अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो इस ग्राफ के अंदर भी ये वाला जो पॉइंट है ना, एक तो इस पॉइंट पर स्पीड चेंज हुई है, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पर भी स्पीड चेंज हुई है। यहां से लेकर यहां तक इतना पोर्शन ग्राफ का स्ट्रेट लाइन है, तो इतने पोर्शन में वो कांस्टेंट स्पीड पर था। लेकिन इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद स्पीड उसकी चेंज होगी, वो रुक गया। क्योंकि देखो ये वाला जो पोर्शन है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो यहां से लेकर यहां तक इतने पोर्शन में ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा था। और इस पॉइंट के बाद देखो फिर से ग्राफ एकदम से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब फिर से वो मोशन के अंदर आ गया है। तो अलग अलग टाइम पर ऑब्जेक्ट की स्पीड अलग अलग है। यहां पर ऑब्जेक्ट की स्पीड कुछ और है। इस पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक तो वो मूव ही नहीं कर रहा, जीरो स्पीड है उसकी। और इस वाले पॉइंट के बाद फिर उसकी स्पीड कुछ और हो जाती है। अगर एक बार भी ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड चेंज कर लेना तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में आ जाता है। तो यहां पर तो दो बार स्पीड चेंज हो रही है। और ये वाला ग्राफ बनाओ चाहे ये वाला ग्राफ बनाओ, ये दोनों ग्राफ्स भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपको इन ग्राफ्स का जो मीनिंग है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसकी स्टीपनेस कम है। और ये जो बाद वाला पोर्शन है, इसकी स्टीपनेस ज्यादा है। इमेजिन करो कि आपने इस ग्राफ के ऊपर स्लाइड करके, यहां से स्लाइड करके ऐसे नीचे की तरफ आना है। तो जब आप स्लाइड करना शुरू करोगे, इस वाले पोर्शन के अंदर आपको ज्यादा डर लगेगा क्योंकि यहां पे काफी ज्यादा स्टीप है। वही अगर आपने यहां से यहां तक स्लाइड करना हो, इस पॉइंट से नीचे स्लाइड करके आना हो, तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि यहां पे इसकी स्टीपनेस कम है, इसकी स्लोप कम है। तो यहां पर स्लोप कम है मतलब यहां पे स्पीड कम थी, बाद में स्लोप ज्यादा है मतलब बाद में स्पीड ज्यादा हो गई है। तो ये एक्सलरेशन का ग्राफ है, स्पीड लगातार इंक्रीज हो रही है।
ये वाला जो ग्राफ है वो रिटार्डेशन का ग्राफ है, मतलब स्पीड लगातार डिक्रीज हो रही है। देखो इस पोर्शन में यहाँ पे स्टीपनेस ज़्यादा है ना, और यहाँ पे इस जगह पे स्टीपनेस कम है। अगर आपने यहाँ से स्लाइड होकर सिर्फ इतना आगे आना हो तो आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक नीचे आना हो तब ज़्यादा डर लगेगा, क्योंकि स्टीपनेस ज़्यादा है। तो पहले स्टीपनेस ज़्यादा है, बाद में स्टीपनेस कम हो गई है। पहले स्लोप ज़्यादा है, बाद में स्लोप कम हो गई है। इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो ये वाला जो ग्राफ है वो एक्सेलरेशन का ग्राफ है, और एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड का इंक्रीज होना, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये जो सेकंड वाला ग्राफ है वो रिटार्डेशन का ग्राफ था। रिटार्डेशन का मतलब स्पीड का डिक्रीज होना, वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ये जो थर्ड वाला ग्राफ है इसमें अलग अलग टाइम इंटरवल्स में स्पीड अलग अलग है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इन तीनों में से कोई भी ग्राफ बना सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि आपने तीनों ही बनाने हैं, जो भी आपको ठीक लगे, जो याद रहता है वो आप अपने आंसर में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to time axis। तो क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो एकदम स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब इस तरह का ग्राफ बन रहा है, अ स्ट्रेट लाइन जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल हो। देखो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो इससे आप ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में क्या कह सकते हो? देखो जब भी ग्राफ ऐसा बनेगा ना, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट मोशन में ही नहीं है, ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो है। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो इसका मतलब उसकी स्पीड जीरो है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी टाइम एक्सिस के पैरेलल, तो उसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। देखो ग्राफ के ऊपर ना आप ना दो पॉइंट्स ले लो, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट कितनी दूर है वो चेक करने के लिए आपने इस डिस्टेंस वाली लाइन की तरफ जाना है। पॉइंट ए से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएं तो 30 है, इसका मतलब 5 सेकंड्स के बाद ऑब्जेक्ट 30 मीटर दूर है। अब 10 सेकंड्स के बाद पॉइंट बी पे पहुंचे, यहां से लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं, पॉइंट बी पर भी देखो 30 आ रहा है। 5 सेकंड्स के बाद भी वो 30 मीटर दूर था, 10 सेकंड्स के बाद भी वो 30 मीटर ही दूर है, इसका मतलब वो मूव ही नहीं कर रहा। तो जब भी एक स्ट्रेट लाइन आती है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। और अगर आपसे पूछें कि स्पीड कितनी है, तो आपका आंसर होगा कि स्पीड उसकी जीरो है, क्योंकि जब भी कोई व्हीकल रुका हुआ होता है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, तो उस समय उसकी स्पीड जीरो होती है। आंसर में आप ऐसे लिखोगे, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर एक स्ट्रेट लाइन आती है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो वो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हो, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे वाला अगर ये वाला आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, तो इस एरिया से हमें किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता चलता है? देखो ये स्पीड टाइम ग्राफ नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वो स्पीड टाइम ग्राफ से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप ये ग्राफ के नीचे वाला एरिया निकाल लो, तो उससे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी पता चल सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी पता चल सकती है। जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है ना, उससे सिर्फ कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो पता चलता है, लेकिन जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उससे टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो भी पता चल जाता है, और कितनी डिस्प्लेसमेंट है वो भी पता चल जाती है। और जब ऐसे क्वेश्चन आएगा ना कि विच क्वांटिटी, अगर आपने किसी एक का नाम लेना है, तो आंसर में आपने हमेशा डिस्प्लेसमेंट को लिखना है।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे वाला एरिया निकालें तो उससे हमें क्या पता चलता है, डिस्प्लेसमेंट पता चलती है। वैसे डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने आंसर में किसी एक को लिखना हो तो आप हमेशा डिस्प्लेसमेंट को लिखोगे। वही यही अगर वेलोसिटी की जगह पे स्पीड होता, स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में पूछा होता, तो यहां पे आपने डिस्प्लेसमेंट की जगह पे लिखना था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है ना, उसमें से डिस्प्लेसमेंट के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलता। स्पीड टाइम ग्राफ में से सिर्फ डिस्टेंस पता चलता है, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से डिस्टेंस भी पता चल जाता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता चल जाती है। कैसे पता चलती है वो भी दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। तो अपने आंसर में पहले तो आप ऐसे लिखोगे, द एरिया बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे वाला अगर एरिया निकालेंगे तो उससे हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता चलेगी। देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो यहां पे खत्म हो गया है, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन कैलकुलेट बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये वाली बात आपने याद रखनी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ना दोनों चीजें निकाल सकते हैं। टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो भी निकाल सकते हैं, और कितनी डिस्प्लेसमेंट है वो भी निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालते हैं इस एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे वाला एरिया निकालना है हमने। तो इसको ना आप ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। सबसे पहले आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, इसका नाम है ओ ए बी। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर ए बी सी डी ये वाला जो पार्ट है वो रेक्टेंगल की शेप में है, फिर आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे। उसके बाद इस छोटे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे डी सी ई का, और उसके बाद लास्ट में इस नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। वही ट्रायंगल का एरिया निकालने का सेम फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये वाले 4 एरियाज निकालने पड़ेंगे। ये पहले ट्रायंगल, सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड ये वाला ट्रायंगल, और फोर्थ नीचे वाला ट्रायंगल। इन चारों का एरिया निकाल के अगर आप डायरेक्टली ऐड कर दो तो उससे हमें पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से अगर आपने डिस्टेंस कितना कवर हुआ है वो फाइंड करना है, तो सारे एरियाज को आप डायरेक्टली ऐड कर दो। जो टाइम एक्सिस के ऊपर एरिया आ रहा है उसे भी ऐड करना है, और जो टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया है उसे भी ऐड करना है। सारे एरियाज को आप सीधा सीधा ऐड कर दो। ऐसा करने से हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पता चल जाता है। वही अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ना, तो इस टाइम एक्सिस के ऊपर वाला जो एरिया है उसको आपने ऐड करना है, और उसमें से ये टाइम एक्सिस के जो नीचे वाला एरिया है ना वो सबट्रैक्ट करना है। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है ना, तो इसमें 1 2 3 ये पहले वाला ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल, और ये डी सी ई ये वाला छोटा ट्रायंगल, इन तीनों के एरियाज को ऐड करना है। और ये वाला जो ट्रायंगल है इसको सबट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये वाला एरिया टाइम एक्सिस के नीचे है। अगर आप पॉजिटिव एरिया में से नेगेटिव एरिया को सबट्रैक्ट कर दो तो ऐसा करने से डिस्प्लेसमेंट आती है। डिस्टेंस निकालने के लिए सारे एरियाज डायरेक्टली ऐड कर देने हैं, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है तो पॉजिटिव एरिया में से नेगेटिव एरिया को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऊपर वाले एरियाज में से नीचे वाले एरिया को सबट्रैक्ट करेंगे। ऐसा करने से डिस्प्लेसमेंट पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखो जैसे ही आप ये पढ़ोगे ना स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी। क्योंकि जब भी कोई व्हीकल स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने से पहले वो रुका हुआ होता है, तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो जैसे ही आपने ये वाला वर्ड देखना है ना स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि बस की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है, तो a की वैल्यू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। टाइम की वैल्यू भी डायरेक्टली दे रखी है। टाइम हमें दे रखा है 2 मिनट्स। देखो टाइम ना मिनट्स में दे रखा है,
लेकिन टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो मिनट नहीं है, वो सेकंड्स है। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल में टाइम मिनट्स में दे रखा होगा, अगले स्टेप में आप उसे 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट कर दोगे। तो टाइम की वैल्यू 120 सेकंड्स है। हमें क्वेश्चन में टाइम कितना दे रखा है, 2 मिनट्स। आपने मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट किया, सेकंड्स में कन्वर्ट करने के बाद टाइम की वैल्यू आ रही है 120 सेकंड्स। तो टी की जगह पे आपने ये 120 पुट करना है, टी की जगह पे 2 नहीं पुट करना। सेकंड्स में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी आपने उसे यूज करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, 3 चीजें हमें दे रखी है। फिर क्वेश्चन में पूछ रहे आगे, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, मतलब 2 मिनट्स के बाद उसकी कितनी स्पीड हो जाएगी वो हमने फाइंड करना है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कि इन 2 मिनट्स में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो भी कैलकुलेट करना है। चलो पहले स्पीड निकालते हैं, फिर डिस्टेंस निकालेंगे। तो वेलोसिटी निकालने के लिए, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सारी की सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखो u की वैल्यू 0 है, हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा था u इज इक्वल टू 0। उसके बाद एक्सलरेशन की वैल्यू 0.1 है, ये भी क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है, a इज इक्वल टू 0.1। टाइम की वैल्यू 120 सेकंड्स है, हमें मिनट्स में दे रखी थी, सेकंड्स में हमने कन्वर्ट कर ली थी। अब ये 0 प्लस करने से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसे अगले स्टेप में लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहां से अगर आप डेसिमल पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद एक एक डिजिट था और ये वाला 120 एज इट इज। अब इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल आउट हो जाता है, तो v की वैल्यू आ रही है 12 मीटर पर सेकेंड। तो थोड़े टाइम के बाद बस की स्पीड हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमने डिस्टेंस निकालना था। डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते हैं और s की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अब वैल्यूज पुट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था। टाइम की वैल्यू 120 सेकंड्स है, ये प्लस 1/2 का प्लस 1/2 एज इट इज रहेगा। एक्सलरेशन की वैल्यू दे रखी है 0.1, टाइम की वैल्यू 120, ऊपर स्क्वायर है तो आपने भी स्क्वायर लगाना है और ब्रैकेट्स को यूज करना है। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 0 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करो रिजल्ट 0 ही होता है। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। आगे 1/2 का 1/2 एज इट इज। यहां से अगर आप डेसिमल पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है और ये 120 का स्क्वायर है ना, तभी अगले स्टेप में 2 बार लिखा है 120 मल्टीप्लाई बाय 120। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इस वाले 2 से आप इस 120 को डिवाइड करोगे तो 60 रह जाएगा और ये 10 से ये 120 का ये वाला 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ 12 बचेगा। अब 60 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 720। तो बस 720 मीटर इतना डिस्टेंस कवर कर लेगी। ये हमारे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर है। वेलोसिटी होगी 12 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस कवर होगा 720 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है वो ट्रैवल कर रही है, मतलब मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। तो ये हमें ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो u की वैल्यू होगी 90 किलोमीटर पर आवर। ये देखो यूनिट पे ध्यान दिया आपने, स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी का या स्पीड का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर नहीं है। तो अगर आपको वेलोसिटी या स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब देखो 18 और 90 इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो 5 बचता है। 5 × 5 इज इक्वल टू 25। तो इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है।
आपको दे रखी थी वैल्यू 90, पर वो किलोमीटर पर आवर में थी। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू आ रही है 25। तो आपने यू की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है, 25 पुट करना है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। ब्रेक्स आर अप्लाइड so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ब्रेक्स लगाई, ब्रेक्स लगाने की वजह से यूनिफॉर्म एक्सलरेशन हो रहा है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ब्रेक लगाने की वजह से स्पीड इंक्रीज होती है या स्पीड डिक्रीज होती है? ब्रेक्स लगाने की वजह से तो स्पीड डिक्रीज होती है, और स्पीड के डिक्रीज होने को एक्सलरेशन बोलते हैं या रिटार्डेशन बोलते हैं? एक्सलरेशन का मतलब होता है स्पीड का इंक्रीज होना, रिटार्डेशन का मतलब होता है स्पीड का डिक्रीज होना। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है कि ब्रेक्स लगा रहे हैं। अगर ब्रेक्स लगा रहे हैं तो उसकी वजह से एक्सलरेशन थोड़ी होगा। ब्रेक्स लगाने की वजह से तो स्पीड डिक्रीज होती है, तो रिटार्डेशन होगा। अब देखो यहां पे ना रिटार्डेशन की बजाय लिखा हुआ एक्सलरेशन, पर यहां पे माइनस साइन डाल दिया। एक्सलरेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब यही होता है कि रिटार्डेशन हो रहा है। तो ब्रेक्स लगाने की वजह से एक्सलरेशन कितना हो रहा है? माइनस 0.5 का। ये जो माइनस साइन है वो इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सलरेशन नहीं बल्कि रिटार्डेशन हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। अगर यहां पे ये वाला वर्ड जो है ना एक्सलरेशन, इसको काट के अगर यहां पे रिटार्डेशन लिख दिया जाए तो फिर यहां पे माइनस का साइन नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन आपने ध्यान रखना है, अगर ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और यहाँ पे एक्सलरेशन को काट के रिटार्डेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाया हुआ, तब भी आपने ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू माइनस 0.5 होगी। ब्रेक्स लगाने से स्पीड डिक्रीज हो रही है ना, स्पीड डिक्रीज होने का मतलब रिटार्डेशन होना, और एक्सलरेशन की वैल्यू कितनी है? माइनस 0.5। ओके, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ट्रेन कितनी दूर जाएगी। ये देखो फाइंड हाउ फार, हाउ फार का मतलब कितनी दूर, मतलब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। और ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ना बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, इसका मतलब है कितनी दूर ट्रेन जाएगी इससे पहले कि वो रुक जाए। लास्ट में ट्रेन रुक जाती है तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। क्योंकि लास्ट में ट्रेन रुक जाती है ना, तो यहां से आपको पता चलेगा कि फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू 0 है। तो क्वेश्चन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी 90 किलोमीटर पर आवर, ये 90 किलोमीटर पर आवर, उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया था और सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आ रहा था 25। तो इनिशियल वेलोसिटी 25 है। एक्सलरेशन की वैल्यू माइनस 0.5 है, ये भी डायरेक्टली दे रखा है। तो एक्सलरेशन की वैल्यू माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फाइनल वेलोसिटी 0 इसलिए है क्योंकि लास्ट में ट्रेन रुक जाती है, रुकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू 0 है। ये तीनों चीजें हमें दे रखी हैं। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर, हाउ फार का मतलब कितनी दूर जाएगी, मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो s की वैल्यू निकालने से पहले, ये s की वैल्यू निकालने से पहले ये वाला जो पॉइंट था ना कि ब्रेक्स लगाने की वजह से एक्सलरेशन हो रहा है माइनस 0.5 का, इसका मीनिंग मैं एक बार आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं एक दूसरे एग्जाम्पल से। सपोज आप एक पेंटिंग खरीदते हो कहीं से इवनिंग के अंदर, और उस पेंटिंग की जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹80 है, और उस पेंटिंग को परचेज करने के बाद आप इवनिंग के अंदर पार्क में जाते हो और वहां पे आप उस पेंटिंग को किसी ना किसी को बेच देते हो, और आप पेंटिंग को बेचते हो 100 रुपीज के अंदर। तो 100 ये आपका सेलिंग प्राइस है। पेंटिंग आपने एक पेंटर से परचेज करी थी 80 रुपीज में और बेची आपने 100 रुपीज में, तो अब आपका प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 100 रुपीज ये सेलिंग प्राइस है, 80 ये कॉस्ट प्राइस है, सबट्रैक्ट करने के बाद 20 आ रहा है, तो 20 रुपीज का आपको रोज प्रॉफिट हो जाता है। तो रोज आप ये वाली एक्टिविटी रिपीट करते हो। रोज आप शाम को एक पेंटिंग परचेज करते हो 80 रुपीज में, और रोज आप उसी पेंटिंग को बेच देते हो 100 रुपीज में, और रोज आपके पास 20 रुपीज का प्रॉफिट होता है। अब वन फाइन डे, एक दिन ऐसा हुआ, फिर से आप घर से निकले, आपने रास्ते में पेंटिंग परचेज करी 80 रुपीज की,
लेकिन उस दिन बारिश आ गई और बारिश आने की वजह से आपकी पेंटिंग भी गीली हो गई, उसके कलर्स भी थोड़े से खराब हो गए। अब बारिश आ गई तो उस दिन पार्क के अंदर अब इतने ज़्यादा कस्टमर्स भी नहीं है, तो कोई आपकी पेंटिंग ले भी नहीं रहा है। तो उस दिन तो आपको लग रहा था ये आज तो 80 के 80 रुपीज़ वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि पेंटिंग भी खराब हो गई है और आसपास कोई खास कस्टमर भी नज़र नहीं आ रहा जिससे आप अपनी पेंटिंग बेच सको। फिर उसी समय कोई आपके पास आके कहता है कि वो पेंटिंग खरीदना चाहता है, पर वो मैक्सिमम 40 रुपीज़ देगा आपको। तो आप भी सोचते हो कि चलो जितने पैसे मिल रहे हैं उतने तो ले ही लेते हैं, तो आप 40 रुपीज़ के अंदर वो वाली पेंटिंग उसे बेच देते हो। खरीदी थी आपने 80 रुपीज़ में, लेकिन बारिश की वजह से क्योंकि वो खराब हो गई थी तो आपने 40 रुपीज़ में उसे बेच दिया। अब निकालते हैं कि आपका प्रॉफिट कितना है। देखो, प्रॉफिट का फॉर्मूला तो वही होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 40 रुपीज़ में बेचा था, 80 रुपीज़ में खरीदा था, तो सबट्रैक्ट करने के बाद -40 आ रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ आपको? -40 का। देखो, एक्चुअल में प्रॉफिट थोड़ी हुआ है, एक्चुअल में तो आपको 40 रुपीज़ का लॉस हुआ है ना। तो अगर यहाँ पे लॉस को लिखें तो फिर ये वाला माइनस नहीं लगाएंगे, लॉस है 40 रुपीज़ का। अब इसी बात को अगर प्रॉफिट की टर्म्स में लिखना पड़े तब आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। कोई आपसे पूछे कि लॉस कितना हुआ है, तो आप बोलोगे 40 रुपीज़ का लॉस हुआ है, क्योंकि 80 में खरीदी थी, 40 में बेचनी पड़ी, सबट्रैक्ट करके 40 रुपीज़ का लॉस आ रहा है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि नहीं नहीं बताओ प्रॉफिट कितना है, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि प्रॉफिट है -40 का। ये जो माइनस का साइन है ना, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस हुआ है। सेम वही सिचुएशन यहां पे इस क्वेश्चन में थी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ था एक्सलरेशन हो रहा है -0.5 का। एक्सलरेशन अगर माइनस के अंदर है तो माइनस साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्चुअल में एक्सलरेशन नहीं बल्कि एक्चुअल में रिटार्डेशन हो रहा है। जैसे यहां पे एक्चुअल में तो आपको लॉस हो रहा था ना, लेकिन प्रॉफिट के टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट करें तो प्रॉफिट कितना है? -40 का। ये -40 इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस है। वही सेम रीजन से एक्सलरेशन में जो ये माइनस साइन लगा हुआ है ना, तो ये माइनस साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सलरेशन नहीं बल्कि रिटार्डेशन है। देखो, ब्रेक्स लगाने से ना एक्सलरेशन थोड़ी होता है, ब्रेक्स लगाने से रिटार्डेशन होता है। एक्सलरेशन का मतलब होता है स्पीड का इंक्रीज होना, रिटार्डेशन का मतलब होता है स्पीड का डिक्रीज होना। तो एक्सलरेशन माइनस का, इसका मतलब वही होता है कि रिटार्डेशन है। चलो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये सारी वैल्यूज हमें दे रखी है, हमने s फाइंड करना है। तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे v² - u² इज इक्वल टू 2as। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अब वैल्यूज पुट करते हैं। v की वैल्यू है 0, क्योंकि लास्ट में बस रुक जाती थी, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट रुक जाता है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है। माइनस का माइनस एज इट इज। u की वैल्यू 25 है तो u की जगह पे 25 पुट किया। ऊपर स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगाओगे, 2 की जगह पे 2 ही रहेगा। a की वैल्यू -0.5 है तो एक्सलरेशन की जगह पे -0.5। ब्रैकेट्स को जरूर यूज करना है आपने। और ये s डिस्टेंस ये तो हमने फाइंड करना है, तो s की जगह पे s ही रहेगा। अब माइनस का माइनस एज इट इज, आगे वाले जीरो को लिखने की जरूरत ही नहीं है। 25 का स्क्वायर होता है 625, और ये 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। ये माइनस साइन का माइनस साइन एज इट इज लगाया। अब ये माइनस साइन से ये वाला माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय s इज इक्वल टू s। तो s की वैल्यू आ रही है 625। तो लास्ट में आप लिखोगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 625 मीटर। लास्ट में जब आप अपना आंसर लिखोगे ना तो उसमें आपने यूनिट जरूर लगाना है। ये लास्ट में मीटर ना लिखा, यूनिट ना लगाए तो फिर मार्क्स कटेंगे। शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।